जय हिंद। तो इस वीडियो में हम क्लास 10वीं के इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद वो पढ़ेंगे। देखिए, इस चैप्टर का ही नाम है आपको यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं यूरोप क्या है। तो यूरोप है क्या? वो एक महादेश है। क्या है? महादेश है। और वहां पर क्या हुआ था? राष्ट्रवाद हुआ था। इसको हम पहले यूरोप को समझ लेते हैं। दुनिया में आप लोग जानते हैं महादेश कितने हैं? 7। कितने महादेश है? 7 महादेश है। और उस सारे महादेश का नाम जानते हैं? हाँ। तो यहाँ पे हम लिखे हैं यूरोप में 7 महादेश है। उनमें 7 महादेश को महाद्वीप भी कहते हैं। इनमें से आपको जो है 7 महादेश में पहला आता है कौन? एशिया। इसके बाद आता है अफ्रीका। इसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका। इसके बाद आता है दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद अंटार्कटिका। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। और इसके बाद यूरोप आता है। ये 7 महादेश है कि नहीं? इस 7 महादेश में आज जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में यूरोप में, किसमें पढ़ेंगे? यूरोप में। सबसे अंतिम बता देगा है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें यूरोप में जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा मैप्स लेते हैं और मैप्स के माध्यम से समझते हैं। ये देख लीजिए, इसको हम मैप्स में जब हम देखेंगे तो मैप्स में यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले बात एशिया जो आता है आपको, ये एरिया जो देख रहे हैं ऐसे करके, इसको हम घेरे हैं, ये क्या है आपका? एशिया। और इसके बगल में जो ये देख रहे हैं, ये क्या है आपको? अफ्रीका। 1 नंबर में एशिया, 2 नंबर में अफ्रीका। और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये तीसरा नंबर पे आता है, ये उत्तरी अमेरिका। इसके बाद इसके पीछे ये ऊपर की तरफ क्या उत्तर दिखाता है कि नहीं दिखाता है? तो ये हो गया आपको उत्तरी अमेरिका। ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका 4 नंबर पे। इसके बाद ये व्हाइट जो कलर देख रहे हैं, ये व्हाइट कलर देख रहे हैं ना, ये आपको अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिका। और इसके बगल में जो यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला एरिया थोड़ा सा मिला करके, ये है आपको ऑस्ट्रेलिया। अब आता है आपको यूरोप। यूरोप जो है आपको यहाँ पर है। कहाँ पे है? अगर हम इंडिया हम यहाँ पे देखते हैं तो इसके सीधे किधर पड़ता है? उत्तर पश्चिम करके पड़ता है। तो ये यूरोप में कुछ देश, प्रमुख देश है। और उस देश जैसे कि आपको फ्रांस हो गया, इसके बाद जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, पोलैंड हो गया। ये बहुत सारे कुछ देश है जो प्रमुख देश है। और यहाँ पर क्या हुआ था? राष्ट्रवाद हुआ था पहली बार वहीं पे। तो यूरोप में जितने देश का नाम बोले उनमें सबसे प्रमुख है, सबसे पहली बार जो राष्ट्रवाद की भावना आई थी, कहाँ पे आई थी? फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में। तो फ्रांस आपको लगभग यहाँ पे है, यहाँ पेरिस इसका राजधानी है कि नहीं? इसी के बगल में आपको ऑस्ट्रिया मिल जाएगा, ऑस्ट्रिया, पर्सा। इसके बाद आपको जर्मनी, इटली, ये सारी चीज के बारे में, सब सारे देश के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप समझ गए महादेश क्या होता है? समझ गए ना? तो महादेश 7 है और 7 में हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। अब ये इस यूरोप में जो है देश, बहुत सारे देश, महादेश में क्या होता है? बहुत सारे देश होते हैं। तो उनमें यूरोप में जो है जो प्रमुख देश है, जहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना पहली बार निकला था, वो क्या है आपको प्रमुख देश में? जर्मनी, इटली, फ्रांस, पोलैंड, पर्सा, हंगरी, रूस। इस देश सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनमें सबसे पहली बार जो राष्ट्रवाद आया था, कहाँ पे आया था? फ्रांस में आया था। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि राष्ट्रवाद कहते किसको है? तो यहाँ पर हम कुछ लिखे हैं राष्ट्रवाद के बारे में। राष्ट्रवाद क्या है? तो कहता है राष्ट्रवाद एक भावना है। क्या है? भावना मतलब फीलिंग्स है हमारा, जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक लोगों में एकता का जन्म देता है। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रवाद क्या है? ये हमारे द्वारा का एक भावना है, जो कि किसी भी देश के प्रति, किसके प्रति? देश के प्रति या अपने राज्य के प्रति प्रेम का जो भावना होता है। हम चाहते, जैसे कि हमारा इंडिया देश है कि नहीं है? तो इंडिया के बारे में क्या है? हमारा बहुत सारे लगाव है कि नहीं है? अगर हमारे इंडिया के बारे में कोई दूसरा देश वाला कुछ बोल देता है तो हमें दर्द होने लगता है, नहीं होने लगता है? अगर हमारे झंडा को कोई अपमान कर देता है तो हमें बहुत दर्द होने लगता है। तो ये गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा आने के पीछे क्या रीजन है? कि हमारे अपने देश से क्या प्रेम है, स्नेह है, गर्व है कि नहीं? कि हमारे देश के बारे में कोई कुछ नहीं बोले। और ये जो प्रेम स्नेह जो आता है, यही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। अब राष्ट्रवाद का जन्म सबसे पहली बार कहाँ हुआ था? फ्रांस में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। ये बहुत दिन पहले होता, तब तक हमारे देश में राष्ट्रवाद का भावना नहीं आया था। तो राष्ट्रवाद क्या होता है? कि हमारे देश के प्रति प्रेम का भावना है, स्नेह का भावना। यहाँ पे लिखे है राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश के प्रति क्या होता है? प्रेम, स्नेह, लगाव या गर्व होता है। समझ गए बात को? तो पहले जो दुनिया के जितने सारे देश है, सारे देश में क्या हुआ करते थे?
राजा हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? राजा। और उस राजा में राजा जो है अपने मन से शासन करते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग भारत देश में रहते हैं, भारत में कितने राज्य है? 28 राज्य है। तो इस 28 राज्य में अगर हम देखेंगे तो 28 राज्य में हम बिहार के हैं, कोई महाराष्ट्र के है, कोई जो आपको पंजाब के, कोई हरियाणा के है कि नहीं है। लेकिन अगर तिरंगा झंडा ले लेंगे और तिरंगा झंडा का कोई अपमान कर रहा है बिहार के लोग, तो महाराष्ट्र के लोग बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। लेकिन महाराष्ट्र में अगर कोई अपमान कर रहा है तो हम लोग बर्दाश्त करेंगे? नहीं, क्योंकि झंडा हम सबको क्या करके रखा है? जोड़ के रखा है, नहीं जोड़ के रखा है। तो लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जैसे कि बिहार के हम लोग है तो भारत का, लेकिन हम लोग है क्या? बिहार का। तो हम लोग समझे कि हम बिहारी है तो हम तिरंगा झंडा से हमको क्या मतलब है, ऐसा सोच था लोग का। मतलब अपने क्षेत्रीय परिवेश में ही लोग क्या थे? पहले घुले मिले खुश था। मतलब अपने देश से उसको कोई मतलब नहीं था। ये पहली बार जो पूरा देश को एक समझने का जो ज्ञान आया, कहाँ पे आया? फ्रांस में आया। कहाँ पे आया? फ्रांस में। फ्रांस में कुछ देश है वहीं से स्टार्ट हुआ। समझ गए बात को? तो राष्ट्रवाद समझ गए? राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक क्या भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक लोगों में एकता का जन्म देता है। समझ गए बात को? और राष्ट्रवाद में क्या? देश के प्रति प्रेम, स्नेह, लगाव या गर्व होता है, नहीं होता है। तो राष्ट्रवाद समझ गए। यूरोप समझ गए क्या है, उसमें कौन कौन सा देश आते हैं ये समझ गए। अब हम आगे देखते हैं। राष्ट्रवाद का जो परिभाषा दिया था ना, राष्ट्रवाद का परिभाषा पहली बार जो दिया था वो था अर्नस्ट रेनन ने दिया था। कौन दिया था? अर्नस्ट रेनन ने दिया था। और ये कहाँ का था? फ्रांसीसी था। जो फ्रांस के रहने वाले, फ्रांस के वासी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फ्रांसीसी कहलाते हैं। समझ गए? जैसे भारत के लोग रहते हैं क्या कहलाते हैं? भारतीय कहलाते हैं। सेम उसी प्रकार जो फ्रांस के लोग रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? फ्रांसीसी कहलाते हैं। तो राष्ट्रवाद को फैलाने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि ये किताब लिखते थे, लेखक थे, है कि नहीं? तो इसके हिसाब से राष्ट्रवाद की भावना फैलाने में इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले फ्रांस में। इसके बाद एक नाम है सरयू। क्या नाम है? सरयू। ये चित्रकारी के माध्यम से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना फैलाने का काम करते थे। अब चित्रकारी के माध्यम से क्या होता है? जैसे हमारे भारत माता है ना, तो भारत माता का अगर यहाँ पे हम फोटो लगा देंगे तो हमारे देश के जितने सारे लोग हैं सारे का मन खुश नहीं हो जाएगा? गर्व करने लगते हैं हम लोग, उस पर नहीं करने लगते हैं। तो सेम उसी प्रकार से जो था कौन? सरयू जो है चित्र बनाते था, चाचा चित्र बनाते देश के प्रति, इसे लोगों को प्रेम की भावना क्या हो? बढ़े, प्रेम की भावना बढ़े। तो ये चित्रकारी के माध्यम से लोगों में राष्ट्रवाद का भावना फैलाता था। और इसी क्रम में उस टाइम जो था फ्रांस में, कहाँ पे? फ्रांस में राजा का शासन हुआ करता था। किसका हुआ करता था? राजा। और वहाँ पे एक वंश था। और वंश किसे कहते? पहले जो राजा बना और उसका खानदान का जो नाम है उसके नाम पे क्या करता था? अपना एक वंश स्थापित कर देता था। तो उस टाइम पे फ्रांस में जो एक वंश चल रहा था वो था बुर्बो राजवंश। कौन था? बुर्बो राजवंश। और बुर्बो राजवंश में जो था वो राजा जो था उसका बहुत ज्यादा निरंकुश था। क्या था? निरंकुश। निरंकुश मतलब जिसपे कोई अंकुश नहीं लगा सके। जैसे कि अभी हमारे देश के जो भी सत्ता में, जैसे प्रधानमंत्री जो भी है, अपना मन से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके पीछे भी क्या है? संविधान है। लेकिन राजा क्या करता है? उसके पीछे कोई संविधान, राजा का कोई संविधान होता ही नहीं। वो उसको जो मन में आया वो करना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। तो उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो फ्रांस में क्या था? उसका जो राजा था वहां पे फ्रांस में, कहाँ पे? फ्रांस में। उसका राजा अपने मन से ही काम कर लो। तो हम क्या बता रहे थे? फ्रांस में जो थे राजा वो क्या थे? निरंकुश थे। तो वहां की जनता क्या हो गए थे? अपने राजा से परेशान हो गए, जिसके कारण 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में जब सरकार के खिलाफ, मतलब जो उसके राजा थे उसके खिलाफ वहां के लोग क्या कर दिया? आंदोलन स्टार्ट कर दिया। और जिसके कारण क्या हुआ? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हो। वहां की जनता के द्वारा सरकार के खिलाफ क्या किया गया? आंदोलन किया गया। क्रांति कहते हैं किसको है? सरकार के खिलाफ जब हम कोई आवाज उठाते हैं या आंदोलन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। तो 1789 ईस्वी में क्या हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, जिसमें नारा दिया हुआ था कि उसका जो राजा था जनता को समान अधिकार नहीं देते थे, उसको अच्छे अच्छे पोस्ट पे भर्ती नहीं करते थे। जो उसका अपना आदमी होता था उसको बड़े बड़े पोस्ट पे दे देते थे, जो क्या होता था छोटा मोटा आदमी होता था उसको सब दिन मजदूरी करना पड़ता था। समझ गया? जिससे लोग परेशान थे, राजा से खुश नहीं थे, जिसके कारण वहाँ के लोग क्रांति किया और उन लोगों ने नारा दिया स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। कहने का मतलब हमें आजादी चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब क्या? आजादी चाहिए। समानता मतलब सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। और इसका बंधुता मतलब सब में भाईचारा का भावना होनी चाहिए। उस टाइम पे जो बुर्बो राजवंश का फ्रांस में जो राजा था उसका नाम था लुई 14वां। क्या नाम था? लुई 14वां। XIV है कि नहीं? तो इसको ऐसे पढ़ेंगे लुई 14वां।
और जो कि क्या था, काफी निरंकुश था। ये कहता था कि हमारे लिए कोई कानून नहीं है, मैं ही राज हूँ। इसका क्या कहना था, मैं ही राज हूँ। और इसके बाद यहाँ पे लिखे मैं ही कानून हूँ। वहाँ का जो राजा था वो क्या कहता था, मैं ही राज हूँ और मैं ही कानून हूँ, और जो मैं करूँगा वही होगा। समझ गया बात। इसके बाद क्या होता है, राजा में क्या होता है, नंबर के हिसाब से चलता है। जैसे लुई 14वां है ना, इसके बाद लुई 15वां आएगा, लुई 16वां आएगा, लुई 17वां आएगा। तो लुई 15वां जो था वो थोड़ा अयोग्य था और उसको राजा नहीं बनाया गया था। तो कौन आया, लुई 16वां। तो जिस समय फ्रांस का क्रांति हो रहा था उस समय फ्रांस का जो राजा था वो कौन था, लुई 16वां था। लुई 16वां 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन था वहाँ का राजा फ्रांस का, लुई 16वां। 14वां तो शुरू वाला था। फ्रांस की क्रांति जब 1789 में हुआ था तो उसका राजा कौन था, लुई 16वां था। अब जो है जनता तो इसके खिलाफ हो गया, तो क्या किया, जनता आंदोलन करते करते राजा को जाके पकड़ लिया, है कि नहीं है। पकड़ने के बाद जनता तो बहुत परेशान हो गया था क्योंकि बहुत लोगों को सताता था ये, है कि नहीं है। जिसके कारण जो है लुई 16वां को पकड़ करके वहां के जनता लोग क्या कर दिया गया, 1793 ईस्वी में उसको क्या कर दिया, फांसी दे दिया, उसको खत्म कर दिया। समझा बात को। और जब फांसी उसको दे दिया गया, तब जब उसको फांसी दे दिया गया तब क्या हुआ, बुर्बो राजवंश खत्म, राजा को खत्म कर दिया। तब वहाँ के जनता के द्वारा जो नया बढ़िया नेता थे वहाँ का, उसको क्या कर दिया गया, शासन को दे दिया गया। जब वहाँ के कुछ लोग जो नेता सब थे उसको शासन दे दिया गया, तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, जब 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ, बुर्बो राजवंश ने क्या कर दिया, बुर्बो राजवंश के राजा लुई 16वां को खत्म कर दिया। तो अब क्या होगा, अब आजादी ना होगा, क्योंकि आंदोलन किया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के लिए। जब राजा खत्म कर दिया, जनता का शासन आया, तब जनता तो खुश हो जाएगा। तो उसका परिणाम क्या क्या हुआ, उससे फायदा क्या क्या मिला, ये पूछेगा। 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या क्या परिणाम हुए, ऐसे पूछेगा। तो इनमें क्या हुआ, समान अधिकार मिला, मतलब जितने जनता थे सबको क्या मिला, समान अधिकार मिला, स्वतंत्रता का अधिकार मिला, सबको आजादी मिली, अपने हिसाब से जो काम करने का है वो मिला। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, पितृ देश का उपनाम मिला। जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग भारत में रहते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं, मातृदेश कहते हैं ना। सेम उसी प्रकार फ्रांस के जो लोग थे वो क्या मानते थे, हाँ पितृ देश मानते हैं। हम लोग मातृभूमि कहते हैं, वो लोग क्या नाम दिया, पितृ देश का नाम दिया। इसके बाद जो है देखो, अभी हमारे देश है तो बहुत सारी भाषा है, देखो संविधान में 22 भाषा का जगह दिया गया हमारे देश में, और भाषा तो अगर 500,000 से ऊपर होगा, लेकिन एक भाषा को मेन माना गया है कौन, हिंदी को। तब ना हम लोग सारे आदमी हिंदी का कोशिश करते हैं बोलने का। तो सेम उसी प्रकार फ्रांस में जो है ना फ्रेंच भाषा को लागू किया गया, कब, बुर्बो राजवंश को खत्म करने के बाद। इसके बाद जो वहाँ पे हम लोग का क्या, झंडा लागू किया गया ना, पूरा भारत देश में एक ही। बिहार का अलग है, पंजाब का अलग है, नहीं है, पूरा देश का क्या है, एक ही झंडा है। जिससे क्या होता है, एकता होता है सब में। तो इनमें जो है फ्रेंच भाषा को लागू करने के बाद तिरंगा, क्योंकि फ्रांस में भी 3 रंग का झंडा है, तुम देखना फ्रांस का झंडा निकाल के, वहाँ का भी क्या है, 3 रंग का झंडा, तिरंगा लागू किया गया। और संवैधानिक राजतंत्र, राजा का ही शासन था, लेकिन राजा जो चलेगा एक कानून के हिसाब से, रूल बनाया गया, उसके हिसाब से चलेगा। इसके बाद क्या हो गया, बुर्बो वंश के जो राजा थे कौन, लुई 14वां और लुई 16वां, इसका क्या हो गया, अंत हो गया। और इस प्रकार इतना परिणाम हुआ, समझ गया बात। लेकिन ऐसे ऐसे फिर कुछ दिन बीतते गया तो लोगों को लगा कि जो आदमी सत्ता पे काबिज हुआ था बुर्बो राजवंश के खत्म होने के बाद, बुर्बो राजवंश जब खत्म हो गया तो जब कोई आया ना, नेता बना ना वहाँ, जब वो खत्म हो गया तो इसके बाद लोगों को लगने लगा कि ये शासन अच्छा से नहीं कर रहा है, अब फिर कोई नया नेता को चुनने की जरूरत है। तो उस टाइम पे उदय हुआ किसका, नेपोलियन बोनापार्ट का, जो कि 1799 ईस्वी में आया और 1815 में इसका भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसको हम कहानी के माध्यम से पूरा पढ़ेंगे। तो ये जो है इसका पिता का नेपोलियन बोनापार्ट, बहुत नेता किसको चुनता है लोग, जो बहुत अच्छे काम करते हैं, लोगों को मिला के चलते हैं, उसको ना हम नेता चुनते हैं। तो लोगों को लगा कि पहले वाला जो नेता था बुर्बो वंश के खत्म होने के बाद जो नेता बना वो काफी खतरनाक निकल गया, वो भी गड़बड़ करने लगा, जिसके कारण जो है नेपोलियन बोनापार्ट को चुना गया नेता। कहाँ का, फ्रांस। और इसका हम थोड़ा सा इंटरव्यू जान लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का जो पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट था, क्या नाम था, कार्लो बोनापार्ट।
और जब ये शासन में आए तो जनता ऐसे बहुत खुश थे, ये हमेशा जनता के भलाई के बारे में सोचते थे। अब इतना फेमस हो गए, अपने जनता को इतना इसके पीछे पड़ गया, जनता इतना खुश था इससे कि फ्रांस के अगल बगल में जो देश थे, इटली थे, जर्मनी थे, इसके बाद परसा थे, इसके बाद तुमको पोलैंड थे, रूस थे, वहाँ के जो राजा सब थे वो लोग डरने लगा। इसलिए डरने लगा कि नेपोलियन जो वहाँ पे जो राजा को हटा करके बहुत अच्छा शासन कर रहा है कि नहीं है, कहीं हम पे भी वो हमला करके हम लोग के जनता को भी नहीं भड़का दे। इसलिए ये 3-4 देश जो है आपस में क्या करने लगे, मीटिंग करके अब सोचा कि हम नेपोलियन को किसी तरह खत्म कर देते हैं। तो अब इसमें हुआ क्या, नेपोलियन जब बना शासक वहाँ का, कहाँ का, फ्रांस का, तो ये क्या कि योग्यता के आधार पर लोगों को नौकरी देने लगा। जो काम मिलता था ना, जो जिस लायक है उसको उस लायक पे बनाया गया। लेकिन पहले क्या होते थे राजा का शासन में, जो उसका अपना आदमी है, जैसे रानी का भाई है तो रानी का भाई है तो वही बनेगा जनरल, सेना का जो सेनापति बनेगा। इसके राजा का कोई अपना भाई है तो वो बनेगा क्या, मंत्री, अच्छा सा, है कि नहीं है। तो अपना रिलेशन में ही सबको रखता था, है कि नहीं है। लेकिन जो योग्य आदमी था उसको नहीं मिलता था। लेकिन ये जब आया नेपोलियन, योग्यता के आधार पर नौकरी देने लगा। आयात निर्यात कर समाप्त कर दिया, मतलब जो भी टैक्स लगता था कोई सामान को लाने में और ले जाने में, उसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। समझ गया बात। तो नेपोलियन बहुत अच्छा, लेकिन नेपोलियन थोड़ा सा खराब भी हो गया। नेपोलियन में थोड़ा सा कमी क्या हो गया कि अपने देश के लिए तो ठीक कर रहा था वो, लेकिन वो कर क्या रहा था कि उसका मन में थोड़ा सा बड़ा होने का चांस, जानता है ना, सब चाहता कि हम बड़ा हो जाए। इसलिए वो क्या करने लगा, वो चाह रहा था बगल अगल का जो देश है ना, क्योंकि बगल अगल देश जैसे कि हमारा भारत है, इसके बगल में क्या है, नेपाल है, और यहाँ पे कोई अच्छा नेता है तो उसका नाम लेता है नेपाल में। उसी प्रकार वहाँ पे उसके बगल में जो देश था, जनता सब उससे खुश था, तो वो भी चाहता था कि यही नेपोलियन आए हमारे देश में, हमारे देश में क्या करे, शासन करे, है कि नहीं है। और नेपोलियन को भी लोभ लग गया, जिसके कारण दूसरे देश पे भी क्या करने लगा, ये हस्तक्षेप करने लगा, समझा। और यहीं से उसका क्या पतन होने का चांस स्टार्ट हो गया। और एक कमी इसमें और था कि लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करने लगा था। अब मान लो हम है, हमको सेना में जाने का मन नहीं है, हमको जबरदस्ती भर्ती करेगा, क्योंकि सेना में तो सब आदमी जाने का मन होता है, नहीं होता है। तो जिसके कारण वहाँ की जनता सब भी से क्या होने लगे, नाखुश होने लगे। और बाद में जा करके और उसके बगल के देश से जो हस्तक्षेप करने लगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया का देश था, है कि नहीं है, परसा जो कि जर्मनी में भी है वर्तमान में, ब्रिटेन, रूस, है कि नहीं, ये चारों देश क्या कर लिया, अपना गुट बना लिया संगठन। क्योंकि इस सारे देश में क्या थे, राजा का ही शासन थे, है कि नहीं है। ये सारे राजा से आपस में मीटिंग कर लिया। और इसके बाद 1815 इसमें नेपोलियन और इन चारों देशों के बीच क्या हुआ, लड़ाई हुआ। और इसका सेना भी कमजोर पड़ गया था नेपोलियन का। और जब इन सब में जो क्या हुआ, लड़ाई हुआ, तो जिसके कारण नेपोलियन का क्या हो गया, पराजय हो गया। क्या हो गया, पराजय। और नेपोलियन को पराजय हो गया तो नेपोलियन का क्या हो गया था, 1815 में अंत हो गया। और नेपोलियन का जब अंत हो गया तब इसके बाद इसको क्या, कहाँ भेज दिया, सेंट हेलेना द्वीप पर 1821 में भेज दिया। द्वीप किसको कर, चारों साइड से पानी हो और बीच में क्या हो, जमीन हो, मतलब बंदी बना के उसको वहां भेज दिया गया। तो नेपोलियन का क्या हो गया, यहाँ से 1815 में नेपोलियन का अंत हो गया। तो हम यहाँ पे कुछ देखते हैं, नेपोलियन कुछ अच्छे काम भी किए थे अपने समय में। ये अच्छे काम क्या किए थे नेपोलियन का, नेपोलियन का काम, ये पहला क्या किया था, जर्मनी में जो है ना, जर्मन रायन संघ का स्थापना किया था। एक संगठन था और जिसको हम लोग जर्मन रायन राज भी कहते। क्या कहते हैं, जर्मन रायन राज। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, जर्मन रायन राज का निर्माण किसने करवाया था, किसने कहेंगे, नेपोलियन। किसने किया था, ये इटली में भी कुछ संगठन बनाए थे अपना, उसका नाम था सिसले पाइन संघ। क्या नाम था, और एक था तुम्हारा ट्रांस पेरिमिड संघ। क्या नाम था, ट्रांस पेरिमिड संघ। तो यहाँ नेपोलियन अब क्या होता है, नेपोलियन का शासन क्या होता है, समाप्त होता है। अब जो है इनमें 4 देश, ऑस्ट्रेलिया, परसा, ब्रिटेन, रूस, ये 4 देश में सबसे मजबूत जो था ऑस्ट्रेलिया था। कौन था, ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ के जो राजा थे, तो ऑस्ट्रेलिया के राजा को चांसलर कहा जाता। क्या कहा जाता, चांसलर। तो ऑस्ट्रेलिया का जो चांसलर था उसका नाम था तुमको मेटरनिक। क्या नाम था, मेटरनिक। तो मेटरनिक सबसे इसमें हेड थे। और मेटरनिक क्या किया, यहाँ पे जा करके अपना शासन स्टार्ट किया, है कि नहीं है। और तब अब आगे वाला हम पार्ट में पढ़ेंगे क्या, मेटरनिक के बारे में। मेटरनिक का युग अब स्टार्ट होता है। 1815 के बाद कौन आता है, मेटरनिक आता है। समझ गया बात, आगे देखते हैं।